नमस्कार दोस्तों। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज़ एनालिसिस 26 अक्टूबर 2021। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन सा है चेक कर लेते हैं। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला न्यूज़, वाटर लेवल एट मुल्लापेरियार डैम। देखिए, मुल्लापेरियार डैम इशू फिर से न्यूज़ में आ रहा है। एक वीडियो हमने बनाया था मुल्लापेरियार डैम इशू को लेके, इसमें पूरी चीज़ बता रखा है। स्टैंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है, केरला एंड तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट्स का बोलना क्या है, इनकी स्टैंड क्या है, ये सारी चीज़ें आप ये वीडियो एक बार देख लीजिए, आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ इश्यू क्या है। वैसे दोस्तों देखिए, ये जो मुल्लापेरियार डैम का लोकेशन है केरला एंड तमिलनाडु बॉर्डर के पास, वैसे केरला में लोकेटेड है, पर मुल्लापेरियार डैम से सबसे ज़्यादा फायदा तमिलनाडु का है, क्योंकि आपको पता है तमिलनाडु में पानी का प्रॉब्लम है और केरला में पानी का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है अभी के हिसाब से। तो पेरियार रिवर से, पेरियार रिवर केरला का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, पेरियार रिवर की जो पानी है वो मुल्लापेरियार डैम से तमिलनाडु के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में इरिगेशन पर्पस के लिए सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट जो है पेरियार रिवर के ऊपर डिपेंडेड है। बेसिकली मुल्लापेरियार डैम से तमिलनाडु के वैगे रिवर में पानी सप्लाई होता है, वही वैगे रिवर से ये 5 डिस्ट्रिक्ट में पानी सप्लाई होता है। इतना क्लियर है। आप देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो डैम है ये डैम काफी पुराना है, मतलब कम से कम 125 साल पुराना है। अब आप सोचिए 125 साल पहले जब एक डैम बनाया होगा तब उसमें ये सीमेंट वगैरह उतना यूज नहीं किया होगा, उसमें लाइमस्टोन, ठीक है, ये उस टाइम में जो भी पाउडर्स वगैरह अवेलेबल था वो सबसे ये डैम बनाया है। तो अभी इतना पुराना होने के बाद ये डैम की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी को लेके इश्यूज है। मतलब जितने भी एक्सपर्ट्स है वो ये बोल रहा है ये डैम अभी सेफ नहीं, इसे इमीडिएटली डीकमीशन कर देना चाहिए। या तो एक नया डैम बनाओ, ठीक है, या तो इसको पूरा डीकमीशन करो, उसको यूज करना ही बंद करो, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क है ये डैम अगर इस तरह रहेगा तो कभी भी ये ब्रेक हो सकता है। इवन यूनाइटेड नेशंस का भी एक रिपोर्ट ऑन डैम्स आया था, उसमें इन्होंने पूरे दुनिया में 100 डैम्स का नाम प्रपोज किया था जिन्हें इमीडिएटली डीकमीशन करना चाहिए, उसमें से एक मुल्लापेरियार डैम भी था। अब प्रॉब्लम क्या है ना दोस्तों, तमिलनाडु वाले बोल रहे हैं कि डैम में कोई इश्यूज नहीं है, डैम में थोड़ा बहुत मेंटेनेंस वर्क की जरूरत है वही काफी है, पर केरला बोल रहा है नहीं, इसको डीकमीशन करना चाहिए। क्यों? इसलिए केरला वाले बोल रहे हैं क्योंकि अगर ये डैम टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, जो पूरा पानी है जितना ये रिजर्वोयर में होगा ना, पानी बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ पानी है, ठीक है, ये पानी पूरा सडनली इस तरफ आ जाएगा, केरला के ये जो सेंट्रल केरला या साउथ सेंट्रल केरला बोल सकते हो, पूरे केरला में फ्लड हो जाएगा। आपको पता है 2018 में भी केरला में बहुत ज़्यादा फ्लड्स हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था। तो अब केरला के जो पॉपुलेशन को डर ये है, इतनी पुराना डैम अगर टूट जाएगा, बेसिकली ब्रेक हो जाएगा, तो ये पूरा केरला में कम से कम 50 लाख पॉपुलेशन रिस्क में होगा। ठीक है, आपको पता है एक रिजर्वोयर में इतना ज़्यादा पानी स्टोर रहता है, सडनली एक डैम ब्रेक होने से बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इतना क्लियर है। आप देखिए इश्यू फिर से क्यों आया है। वैसे ये डैम नया बनवाना है या फिर इसमें और मेंटेनेंस करना है, सारी बातें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में सुनवाई वगैरह चल रहा है, वो अलग बात है, उसके बारे में हमने वो वीडियो में बता रखा है, आप देख लीजिए एक बार। कुछ अगर अपडेट्स है तो मैं आपको बता ही दूंगा। वैसे आप देखिए अब न्यूज़ में क्यों है। अब न्यूज़ में इसलिए है दोस्तों क्योंकि केरला में बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। अब बारिश होने की वजह से क्या होगा, डैम में पानी भर जाएगा, है कि नहीं। अब डैम में जितना ज़्यादा पानी भरेगा उतना ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि आप ये देखिए फोटो और एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो डैम है आप देखिए, ये इतना पानी है, जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाएगा नदियों में पानी ज़्यादा आ जाएगा और ये वाटर लेवल जो है ऊपर हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में अपना रूलिंग के थ्रू ये बोला था कि डैम की पानी मैक्सिमम 142 फीट तक हो सकता है। ठीक है, 142 फीट तक पानी लेवल मेंटेन कर सकता है। अब ये तमिलनाडु के ऊपर है वो कितना मेंटेन करना है, तो तमिलनाडु को सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप 142 फीट तक मेंटेन करो। इसके बाद जब 2018 में फ्लड्स आया था तब केरला ने फिर से सुप्रीम कोर्ट को बोला ऐसा ऐसा इश्यूज है, एक तो फ्लड हो रहा है और पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसकी जो लेवल है उसको और कम करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 139 फीट से एबो नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर। अब क्या होगा, केरला इतना ज़्यादा बारिश होने की वजह से तमिलनाडु को बोला आप देखो कि ये जो मुल्लापेरियार डैम की रिजर्वोयर का ये जो वाटर लेवल है ये 139 फीट से एबो नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब तमिलनाडु क्या बोला, इट इन्फॉर्म द कोर्ट दैट द लेवल इन द डैम वाज 137.2 फीट एट 9 AM ऑन October 25 और
आने वाले 5-6 दिन में इतना ज़्यादा बारिश होने वाली भी नहीं है, तो कोई रिस्क नहीं है। पर केरला चीफ मिनिस्टर ने ये बोला कि भाई आप देख लो, ठीक है, बिल्कुल आप इससे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ऐसे पहले भी इंस्टेंसेस हुआ है जब तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट बोलने के बावजूद जो पानी का लेवल है वो 141 फीट तक लेके गया था। जितना ज़्यादा पानी भरेगा उतना ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि मुल्लापेरियार डैम जो है काफ़ी पुराना डैम है, ठीक है। तो वही सारी बातें किया हुआ है दोस्तों। इसमें ये बोला एज रिगार्ड्स केरलास कंटेंशन टू नॉट रीच द वाटर लेवल बियॉन्ड 139 फीट। तो केरला ने ये क्लियरली बोला भाई आप 139 फीट से ऊपर मत जाइए, जाएंगे तो हमारे ऊपर रिस्क होगा, ठीक है। पर तमिलनाडु ने यह भी बोला कि 2006 एंड 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था 142 फीट तक हो सकता है। आप देखिए जितना पानी स्टोर करेगा ना दोस्तों उतना फायदा तमिलनाडु को, उतना ज्यादा पानी तमिलनाडु को मिल जाएगा, क्योंकि केरला जैसा नहीं है तमिलनाडु। वेस्टर्न घाट्स की वजह से बारिश जो है सबसे ज्यादा केरला में मिलता है। तमिलनाडु एक कर्स्ड स्टेट आप बोल सकते हो, क्योंकि उधर बिल्कुल बारिश नहीं होता है। अगर आप केरला से कंपेयर करोगे ना, जितना भी साउथ वेस्ट मानसून से जो मॉइस्चर लेडन विंड्स आता है वो केरला में ही बारिश देता है, तमिलनाडु में बिल्कुल कम। इसे रेन शैडो रीजन बोलते हैं, ये तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो तमिलनाडु बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ये पानी को लेके, इसलिए तमिलनाडु ये वाटर लेवल जो है कम नहीं कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आप देखिए The court directed the supervisory committee to get to work as there was an immediate need to specify the minimum water level in the dam। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ठीक तरह से दिया है दोनों को, मतलब ये बोला अब आप लड़ो मत, केरला एंड तमिलनाडु आपस में लड़ो मत, क्योंकि देखिए ये केरला जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है, रिस्क में है। अगर ये टूट जाएगा गलती से, खुदा ना खास्ते ऐसा ना हो, क्योंकि मैं जहाँ बैठा हूँ ना मैं भी अफेक्ट होगा, मैं भी केरला को, मैं भी कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में हूँ। अगर मुल्लापेरियार डैम ब्रेक हो जाएगा मैं भी पानी में हो जाएगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि अब ये पॉलिटिकल इशू वगैरह मत बनाओ, आपको बोला 139 फीट आप उसी में रखो, ठीक है। अब ये झगड़ा करने का टाइम नहीं है, मतलब जो पिटीशन आया है केरला की तरफ से उसमें थोड़ा सा है लॉजिक है। The order came in a petition filed by Idiki resident Joe Joseph and office bearers of the Kotamangalam block पंचायत इन केरला। बेसिकली वो जो मुल्लापेरियार डैम के आसपास जितने लोग रह रहे हैं ना दोस्तों, वही पिटीशन लेके जाएंगे, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा डर होगा, है कि नहीं। वो बचेगा नहीं, अगर मुल्लापेरियार डैम टूट जाएगा पूरा इडुक्की डिस्ट्रिक्ट जो है वो बचेगा ही नहीं, मैक्सिमम लोगों का डेथ हो सकता है, ठीक है। इसमें बोला है lives of 50 lakh people would be in danger if the water level in the dam is raised। अब जितना ज्यादा मुल्लापेरियार डैम के वाटर लेवल को रेज करोगे उतना ज्यादा रिस्क में होगा लोग जो है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली ये सब इशू चल रहा है अभी, इसलिए न्यूज में आया है। तो पेपर 4 जनरल स्टडीज 3 डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको ये न्यूज काम आएगा। अगला न्यूज है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस इन 2020 अबव डिकेडल एवरेज। देखिए वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक रिपोर्ट आया है। इन्होंने ये बोला 2019 से लेकर 2020 तक जितना इंक्रीज हुआ है ना CO2 का, एटमॉस्फेयर में CO2 लेवल का जो इंक्रीज हुआ है वो अगर आप 2018 से लेकर 2019 तक जितना हुआ था उससे थोड़ा सा कम है, ज्यादा फर्क नहीं है, फिर भी थोड़ा सा कम है। पर अगर आप पिछले 10 साल का एवरेज देखोगे, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ CO2 लेवल, तो वो कम है 2019 से लेकर 2020 तक जो हुआ था। तो मेरा कहने का मतलब है पिछले 10 साल का एवरेज आप देखोगे CO2 इंक्रीज का, उससे ज्यादा है 2019 से लेकर 2020 तक जो राइज हुआ था। ये तो कंसर्न वाली बात है, क्योंकि आपको पता है 2020 में तो फॉसिल फ्यूल यूजेज में 5.6% ड्रॉप हुआ था कोविड-19 पैंडेमिक एंड फर्दर लॉकडाउन की वजह से। इसके बावजूद पिछले 10 साल का एवरेज से ज्यादा हुआ है 2020 में जो CO2 लेवल से। तो ये तो मेजर कंसर्न वाली बात है। अब आप सबको पता है COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 होने वाला है ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में। तो इससे पहले इस तरह की रिपोर्ट आया है एंड द अपडेटेड डाटा शोज दैट द पैंडेमिक डिसरप्शन इन 2020 डिडंट सिग्निफिकेंटली डेंट ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। पैंडेमिक होने के बावजूद, फॉसिल फ्यूल यूसेज में ड्रॉप होने के बावजूद ये CO2 एमिशंस जो है वही के वही है और थोड़ा ज्यादा ही हुआ है। फॉर मीथेन, देखिए इस रिपोर्ट में एक एक ब्रेकडाउन दिया हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट्स में इंकॉर्पोरेट कीजिएगा। देखिए क्या बता रहा है, मीथेन लेवल 2019 में 2020 तक वाज हायर देन द ऑब्जर्व फ्रॉम 2018 टू 2019। मीथेन आपको पता है कम से कम 80 टाइम्स खतरनाक है CO2 से। CO2 जितना ग्लोबल वार्मिंग के लिए कंट्रीब्यूट करता है ना, उससे 80 टाइम्स ज्यादा खतरनाक है मीथेन जो है। तो मीथेन लेवल भी इंक्रीज हुआ है 2018-19 से अगर कंपेयर करोगे तो 2019-20 में मीथेन लेवल इंक्रीज हुआ है। एंड अगर आप पूरे डिकेड के एवरेज से कंपेयर करोगे तब भी ये इंक्रीज हुआ है।
नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें, ये सारे ग्रीन हाउस गैसेज है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, CO2, मीथेन वगैरह। अगर नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें, इंक्रीज ऑफ हायर एंड ऑल्सो द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है, सारे ग्रीन हाउस गैसेज का जो लेवल है वो इंक्रीज हुआ है 2020 में पैंडेमिक के बावजूद। ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन एनुअल ग्रीन हाउस गैस इंडेक्स में यह बोला गया कि 1990 से लेकर 2020 तक रेडिएटिव फोर्सिंग बाय लॉन्ग लीव ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज बाय 47%। मतलब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग होता है, जो हमारा अर्थ गर्म हो जा रहा है, वो 47% इंक्रीज हुआ है, जिसमें CO2 की वजह से कम 80% काम हुआ है। मतलब CO2 सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, ये बात किया जा रहा है। फिर क्या है, concentration of CO2, the most significant greenhouse gas, reached 413.2 parts per million in 2020, 149% of the pre-industrial level, ठीक है, प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 149% इंक्रीज हुआ है CO2 का जो कंपोजिशन, बेसिकली कंटेंट एटमॉस्फेयर में, वो इतना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। अगर आप मीथेन की बात करें वो 262% इंक्रीज हुआ है, नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें वो 123% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली देखिए दोस्तों, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में क्या ऑब्जेक्टिव है, बेसिकली हमारी जो एवरेज राइज ऑफ टेम्परेचर है, एक तो उन्हें 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखना है। तो बेसिकली हमारा पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड का मेजर ऑब्जेक्टिव ये है दोस्तों, प्री इंडस्ट्रियल लेवल में जो CO2 था, या बेसिकली जितना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा था उस लेवल में हमें लेके आना है। पर ये डाटा देके ऐसा लग रहा है ये तो नियर फ्यूचर में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और क्या बता रहा है, रफली हाफ ऑफ द CO2 एमिटेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज टुडे रिमेन्स इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जितना CO2 एमिट होता है उसका हाफ आपको एटमॉस्फेयर में मिलेगा, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। अदर हाफ इज टेकन अप बाई ओशंस एंड लैंड इकोसिस्टम। बहुत अच्छी बात है, हमारी जो ओशंस है वो भी CO2 ऑब्जॉर्ब करते हैं, हमारे जो लैंड इकोसिस्टम्स है, जो ट्रीज वगैरह है, सोइल है, वो सब कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा ऑब्जॉर्ब करता है, ठीक है। WMO रिपोर्ट flag concern that the ability of land ecosystem and oceans to act as sinks may become less effective in future। देखिए दोस्तों क्या बता रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जितना CO2 एमिट हो रहा है, मैंने आपको बता दिया, उसमें आधा तो आपको एटमॉस्फेयर में मिलेगा, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कारण होगा। आधा जो है हमारी जो इकोसिस्टम है, हमारी जो ओशंस है, वो कैप्चर करते हैं, नेचुरली ये हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। पर ये रिपोर्ट में ये बोला है, ये जो हमारी लैंड इकोसिस्टम एंड ओशन की जो कैपेबिलिटी है ना, ये जो CO2 को अब्जॉर्ब करने का, ये फ्यूचर में लेस इफेक्टिव होने वाला है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में कंटेंट जो है और ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। एंड वही बातें किया हुआ है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो इंक्रीज हुआ है, ये रिपीटेड पॉइंट है। फिर देखिए, at the current rate of increase in greenhouse gas concentration, we will see a temperature increase by the end of the century far in excess of Paris Agreement target। हमारे जो Paris Agreement target है 1.42 डिग्री सेल्सियस के अंदर हमें कंटेन करना है, जो एवरेज बेसिकली जो ग्लोबल राइज ऑफ टेम्परेचर है, ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एंड ऑफ द सेंचुरी तक हमें ग्रीन हाउस गैस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिलने वाला है एटमॉस्फेयर में। इसकी वजह क्या, मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। और क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर ब्रीच द माइलस्टोन ऑफ 400 पार्ट्स पर मिलियन इन 2015 एंड जस्ट 5 years लेटर इट एक्सीडेड 413 ppm। तो देखिए दोस्तों, एक एक साल में ये जो CO2 कंटेंट है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बहुत मेजर कंसर्न है। आप जाके COP26 होने वाला है, उसमें ये सब चीज़ें डिस्कस होगा। वैसे क्या सोल्यूशन है, बेसिकली एक ही सोल्यूशन मुझे लग रहा है दोस्तों, जितना जल्दी हो सके हमें रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। पर वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए उतना जल्दी पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि इंडिया जैसे कंट्रीज ने क्लियरली बता दिया, नियर फ्यूचर में एकदम फॉसिल फ्यूल कंजप्शन को कट डाउन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। हमारी डेली इनकम का सवाल है, या फिर हमारी सर्वेबल की सवाल है कि नहीं। हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज अगर फॉसिल फ्यूल जलाओगे नहीं तो हम सर्वे भी नहीं कर पाएंगे। आपको पता है हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी नीड है उसका 86% कोल से आता है, एंड कोल इज ऑल्सो ए फॉसिल फ्यूल। अगर एकदम हम इसको बंद करेंगे तो पूरा पावर क्राइसिस हो जाएगा। तो डेवलप कंट्रीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा दे देना चाहिए। ऑलरेडी पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के हिसाब से डेवलप कंट्रीज को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है, ठीक है। इसको कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ बोलते हैं, मैंने आपको शायद कल या परसों की वीडियो में बताया था।
तो डेवलप कंट्रीज को और ज़्यादा फिनेंसिंग करना पड़ेगा, और ज़्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करके ही ये कुछ कर पाएगा, नहीं तो ये दुनिया रहने वाला नहीं है। इतनी हाई पेस में जो ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट हो रहा है, उसकी पानी सी में पहुंच रहा है और सी लेवल राइज हो रहा है, और सी लेवल राइज होगा तो आपको पता है क्या क्या होने वाला है, जितने भी कोस्टल सिटीज है वो पानी में डूब जाएगा, और ऊपर से काफ़ी सारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होने का भी चांस है। तो वैसे भी सेंचुरी के एंड तक सर्वाइव नहीं करने वाले हम लोग, अगर कुछ ना कुछ नहीं करेंगे तो मेरे हिसाब से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी चाहिए डेवलप कंट्रीज को, जिन्होंने ऑलरेडी इतना ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट कर बैठा है। ये डेवलप कंट्रीज अमीर कैसे हुए? ऐसा वैसा नहीं हुआ, उन्होंने इतना सारा डेवलपमेंट किया पैसों से, और पैसे कैसे बनाया? यही फोसिल फ्यूल जलाने से ही उनका इंडस्ट्री वगैरह उन्होंने डेवलप किया, सब कुछ किया। तो डेवलप कंट्रीज को 90% रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी चाहिए, ठीक है, उनको फंडिंग करना चाहिए, उन्हें पैसे देना चाहिए, उन्हें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना चाहिए। तो वही दोस्तों, पेपर फॉर जनरल स्टडीज 3 क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। अगला न्यूज़ है नेशनल स्टीयरिंग कमेटी फॉर निपुण भारत मिशन। देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी फॉर्म हुआ है निपुण भारत मिशन को इंप्लीमेंट करने के लिए। निपुण भारत मिशन के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। वैसे निपुण का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो देखिए, ये जो मिशन है ये लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जुलाई 2021 में। ये जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का प्रीवियस नेम क्या था? ये 2020 में ही चेंज हुआ था, उस नाम से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया गया था। आप देखिए, ये जो मिशन है निपुण भारत मिशन, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? द गोल ऑफ यूनिवर्सल प्रोफिशिएंसी इन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो बेसिकली दोस्तों देखिए, बच्चों का जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। कम से कम क्लास 3 तक जब बच्चे पहुंचेंगे ना, उनकी जो फाउंडेशन लिटरेसी है, फाउंडेशन न्यूमरेसी है, वो एकदम सेट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। हमारी एजुकेशन सिस्टम में कुछ ड्रॉबैक्स था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चों का जो फाउंडेशन लिटरेसी या न्यूमरेसी है वो स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 1986 के बाद 2020 में हमारा एक नया एजुकेशन पॉलिसी आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसके बारे में 2-3 वीडियोस अवेलेबल है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्रेजेंट रेलेवेंस क्या क्या है, आप देख लीजिएगा, सर्च कीजिएगा, आपको वीडियोस मिल जाएगा। अब वैसे देखिए, ये जो एनईपी 2020 में एक पॉइंट था टू प्रोवाइड यूनिवर्सल प्रोफिशिएंसी इन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसलिए ये निपुण मिशन लॉन्च किया था डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी। तो बेसिकली आप समझ गए ना, 2026-27 तक का टारगेट दिया हुआ है, मतलब तब तक हर बच्चे जब तक क्लास 3 में पहुंचेंगे, थर्ड स्टैंडर्ड में जब पहुंचेंगे, तब इनकी फाउंडेशन लिटरेसी या न्यूमरेसी एकदम अच्छा होना चाहिए। और क्या, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के बारे में ये चेयर करेगा यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एजुकेशन अन्नपूर्णा देवी विल एक्ट एज द वाइस चेयरपर्सन, ठीक है। तो चेयरपर्सन एजुकेशन मिनिस्टर है, वाइस चेयरपर्सन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमेटी क्या है? वही ये दोस्तों कमेटी का ऑब्जेक्टिव, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। बेसिकली निपुण मिशन है, उसे इंप्लीमेंट करना है। निपुण मिशन क्या है मैंने आपको बता दिया। वैसे ये कमेटी जो है ये गाइडेंस करेगा, बेसिकली गाइड करेगा ऑन पॉलिसी इश्यूज एंड ऑल, एंड हेल्पिंग अचीविंग द डिजायर्ड टारगेट ऑफ 2026-27। बेसिकली निपुण भारत मिशन का जो टारगेट है 2026-27 का, उन्हें हासिल करने में हेल्प करेगा। इट विल ऑल्सो रिव्यू प्रोग्रामेटिक एंड फाइनेंशियल नॉर्म्स इन ए बिड टू एंश्योर दैट दे आर सिंक्रोनाइज्ड विद द टारगेट्स टू बी अचीव्ड। तो बेसिकली दोस्तों एक कमेटी इसलिए बनाया जाता है कि जो बेसिक गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसे बिना कोई रुकावट का जारी रखने के लिए, बेसिकली अचीव करने के लिए। तो वैसे ये नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनाया था। तो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन एंड इश्यूज रिलेटेड टू एजुकेशन में आपको ये न्यूज़ काम आएगा। अगला न्यूज़ है गवर्नमेंट टू सेट अ पैनल फॉर नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी आने वाला है। हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो प्रॉब्लम दूर करने के लिए एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी लेके आएगा। तो इसके लिए एक कमिटी सेटअप कर रहा है, ठीक है। ये कमिटी बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से होगा, पर अदर मिनिस्ट्री से भी लोग होंगे। अभी के लिए व्यूज एंड रिकमेंडेशंस लेंगे जब तक ये बन जाएगा। नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के बारे में, इट सीक्स टू क्रिएट ए सेक्टर वाइज स्ट्रैटेजी टू इंप्रूव द पोटेंशियल ऑफ जॉब क्रिएशन। देखिए, एक एक सेक्टर में किस तरह जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है, इसके लिए प्लान्स बनाए जाएंगे, ठीक है। और pulling investments towards employment intensive sectors, attracting new industries by creating an enabling environment। देखिए, अगर जॉब क्रिएट करना है तो बाहर से हमें इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट कैसे किया जा सकता है,
कौन कौन से सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, इसके लिए क्या क्या पॉलिसी इंटरवेंशन चाहिए, वो सारी चीज़ें इस पॉलिसी के थ्रू देखा जाएगा। एंड ये कैसे क्रिएट करेगा, इट विल बी क्रिएटेड बेस्ड ऑन डाटा फ्रॉम 5 ऑल इंडियन लेबर सर्विस। जितने भी ऑल इंडिया लेबर सर्विस हुआ ना, उसमें से डाटा कलेक्ट किया करेंगे। और गवर्नमेंट एक ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया था रिसेंटली, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डाटा है, वो सब लिया जाएगा। इसके बाद ये नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बनाया जाएगा। अब ये सर्वे के बारे में, AQEEA सर्वे, ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे। देखिए ये सब सर्वे इसलिए होता है, सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज बनाते हैं, इंटरवेंशंस करते हैं, ताकि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। अब ये कितना तक इंप्लीमेंट होगा, कितना वो सक्सेसफुल होगा, वो अलग बात है। मतलब इस तरह की पॉलिसीज की कमी नहीं है हमारे देश में, पर इंप्लीमेंटेशन पार्ट में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। वैसे ये सर्वे जो है ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे, ये सितंबर 2021 में लॉन्च किया था। अप्रैल टू जून 2021 क्वार्टर से डाटा लिया गया था। ये सर्वे कंडक्ट किया गया था लेबर ब्यूरो की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर एक लेबर ब्यूरो है, उन्होंने ही ये सर्वे कंडक्ट किया था। और हमारी जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का एक रिपोर्ट आया था, दिस इज अ वेरी वैल्यूबल रिपोर्ट। इसमें यह बोला था हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये 23.52% था अप्रैल 2020 में, एंड अप्रैल टू जून 2020-21 क्वार्टर में अराउंड 121 मिलियन जॉब्स वेयर लॉस्ट। इतने सारा जॉब लॉस हुआ था, क्यों? ये कोविड-19 पैंडेमिक एंड फर्दर लॉकडाउन की वजह से। एंड दिस वाज द हाईएस्ट एवर मंथली जॉब लॉस ऑन रिकॉर्ड सिंस इट स्टार्टेड कंपाइलिंग एम्प्लॉयमेंट डाटा, ठीक है। तो बेसिकली जब से लेबर ब्यूरो ने ये सर्वे करने लगा, ये जो 121 मिलियन जॉब्स का जो डाटा इन्हें मिला ना जॉब लॉस का, ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड था बेसिकली। तो AQEEA सर्वे के बारे में आप ध्यान दीजिएगा, ये सितंबर 2021 में लॉन्च हुआ था, ये आगे भी चलता रहेंगे। इससे सब कुछ पता चल जाता है हमारी जो कंट्री में, हमारी देश में कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, कितने लोग एम्प्लॉयड है, कौन कौन से सेक्टर्स में है, ठीक है, उनके वेलफेयर क्या क्या देखा जा रहा है, ये सारी चीज़ें। अब ई श्रम पोर्टल के बारे में भी बता देता हूँ। देखो ये लेबर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था अगस्त 26, 2021 को, ये हमने कवर किया था डेली न्यूज़ में। इसमें दोस्तों बेसिकली हमारे देश में जितने इनफॉर्मल एंड अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं उनके डाटा है। तो इंडिया में इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 380 मिलियन अनऑर्गेनाइज्ड एंड इनफॉर्मल वर्कर्स हैं। अब ये अनऑर्गेनाइज्ड एंड इनफॉर्मल वर्कर्स मतलब कौन कौन है? जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, डोमेस्टिक जो घरों में मेड का काम करते हैं, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, एग्रीकल्चर एंड माइग्रेंट वर्कर्स हैं, अदर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स है। तो ये सब, ठीक है। ये गिग वर्कर्स मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं ना दोस्तों, जैसे मान लीजिए जोमेटो, स्विगी में जो डिलीवरी पार्टनर्स वगैरह है, तो वो सब बोल सकते हो। इस तरह की जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो लोग काम करते हैं उनकी डाटा ये ई श्रम पोर्टल में मिल जाएगा। द पोर्टल विल फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। पोर्टल विल हेल्पिंग मॉनिटरिंग एंड सुपरवाइजिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज एज वेल एज इंश्योर दैट बेनिफिट्स रीच द टारगेट ग्रुप। तो बेसिकली दोस्तों देखिए, हमारे देश में इतना ज़्यादा लोग हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो उसके ऊपर एक डाटा होना चाहिए ना, कौन कौन कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब डाटा रहने से ही गवर्नमेंट कुछ कर पाएगा इनके वेलफेयर के लिए, इसलिए गवर्नमेंट ने ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया था। तो बेसिकली AQEEA सर्वे एंड ई श्रम पोर्टल के बारे में समझ गया। तो न्यूज़ ये आया था गवर्नमेंट अभी एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी लेके आने वाला है। अब तो ये स्टार्टिंग स्टेज में है, आगे इसके बारे में और भी न्यूज़ निकलेंगे, तब हम और डिटेयली समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपके लिए ये पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। अगला न्यूज़ है अफगान फूड क्राइसिस। देखिए, तालिबान टेक ओवर के बाद अफगानिस्तान का कंडीशन क्या आप सबको मालूम है। अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा क्राइसिस होने वाला है आने वाले टाइम पे। अब तो विंटर आने वाला है, ठंड का टाइम है। ऑलरेडी अफगानिस्तान में फूड क्राइसिस है, मेडिसिन क्राइसिस है। अब ये जो क्राइसिस है आने वाले टाइम पे और ज़्यादा होने वाला है, इस तरह एक वार्निंग दिया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने। इन्होंने ये बोला, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ अफगान्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन कुड डाई ऑफ स्टारवेशन इफ अर्जेंट एक्शन इज नॉट टेकन। अगर इस टाइम पे सही एक्शन नहीं लिया जाए तो टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ अफगानिस्तान, जिनमें बच्चे भी होगा, उनका डेथ होने वाला है ओनली बिकॉज ऑफ स्टारवेशन, हंगर की वजह से। एंड दे आर कॉलिंग टू रिलीज द फ्रोजन फंड्स विदाउट डिले टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड। अराउंड 22.8 मिलियन पीपल अकॉर्डिंग ऑफ हाफ ऑफ एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफगानिस्तान आर फेसिंग एन एक्यूट फूड क्राइसिस। क्या बता रहा है? अफगानिस्तान के हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है एक्यूट फूड क्राइसिस फेस कर रहा है। द फिगर इज ग्रेटर देन 14 मिलियन विच वॉज रिपोर्टेड इन अगस्त 2021। देखिए, अगस्त 2021 में 14 मिलियन था, अब जाके 1-2 महीने में ही वो
22.8 मिलियन हो गया। तो इस तरह इंक्रीज होता हुआ जाएगा। अफगानिस्तान में हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑलरेडी कवर हो गया, तो और भी ज्यादा होने वाला है बिफोर तालिबान टुक ओवर। ठीक है, मतलब तालिबान के टेक ओवर के बाद इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ है, ये बता रहा है। एज पर WFP अराउंड $220 मिलियन वुड बी रिक्वायर्ड एज विंटर नियर्स। ठीक है, और $220 मिलियन की जरूरत है ओनली फूड क्राइसिस को सॉर्ट आउट करने के लिए। एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में बता देता हूं। इट इज अ फूड असिस्टेंट विंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस का एक विंग है, बेसिकली ये फूड असिस्टेंस विंग बोलते हैं। बेसिकली दुनिया भर में कोने कोने में जितने कंट्रीज में फूड क्राइसिस है, ये सॉर्ट आउट करने के लिए, उन्हें खाना पहुंचाने के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम काम करते हैं। ये दुनिया का लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, फोकसिंग ऑन हंगर एंड फूड सिक्योरिटी। ठीक है, ये इनकी जो मेजर फोकस है ये हंगर एंड फूड सिक्योरिटी के ऊपर है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ स्कूल मील्स। कम से कम 80 कंट्रीज में इनके ऑफिसेस है, और जितने भी बैकवर्ड कंट्रीज है, उधर जितने भी बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं, उन्हें ये स्कूल मील्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो दुनिया भर में ऐसा कोई एजेंसी नहीं है इतना सारा स्कूल मील्स प्रोवाइड करने वाला। ये 1961 में एस्टैब्लिश किया था, एंड इसकी जो हेडक्वार्टर है वो रोम में है। एंड 2019 के हिसाब से ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इन्होंने 88 कंट्रीज में 97 मिलियन पीपल को सर्व किया है। ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप का एक एग्जीक्यूटिव मेंबर भी है। एंड ये जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप है, इट इज ए कंसोर्शियम ऑफ यूएन एंटिटीज वर्किंग विद द एम ऑफ फुलफिलिंग द 17 SDGs। देखिए, यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आपको मालूम होगा, जिसमें 17 गोल्स हैं। तो ये जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप है ना, ये कंसोर्शियम है, उसमें काफ़ी सारे यूएन एंटिटीज़ है, यूएन की काफ़ी सारे एजेंसीज है, ये सारे मिलकर काम करते हैं। किसके लिए? यूएन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। वैसे इसकी जो प्राइमरी प्रायोरिटी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 अचीव करना है। वो क्या है? जीरो हंगर, राइट। अब इनके फंक्शंस क्या क्या है देखिए। अपार्ट फ्रॉम इमरजेंसी फूड रिलीफ, WFP प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट एड। देखिए, WFP केवल खाना प्रोवाइड नहीं करते, उसके अलावा भी काफ़ी कुछ करते हैं। देखिए, इमरजेंसी प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्स के लिए कैपेसिटी बिल्डअप करना एक एक कंट्री का। अगर कुछ क्राइसिस आ गया, इमरजेंसी आ गया, तब कैसे प्रिपेयर कर सकता है, प्रिपेयर रह सकता है। मैनेजिंग सप्लाई चेन्स एंड लॉजिस्टिक्स, मतलब खाने पहुंचाने का जो सप्लाई चेन है उसको मैनेज करना। सोशल सेफ्टी प्रोग्राम्स प्रमोट करना। स्ट्रेंथनिंग रिजिलेंस अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। देखिए, क्लाइमेट चेंज की वजह से जितना एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स वगैरह हो रहा है, तो उसे कैसे डिफेंड किया जाए, वो भी है। तो बेसिकली मैं जितना फंक्शंस बोल रहा हूँ ना दोस्तों, इस तरह के स्टेटमेंट्स आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स डायरेक्ट कैश असिस्टेंस एंड मेडिकल सप्लाईज ऑल्सो। देखिए, डायरेक्ट कैश असिस्टेंस भी देते हैं, जहाँ वो खाना पहुँचा नहीं पा रहे उधर कुछ फैमिलीज को या फिर कुछ एजेंसीज को वो डायरेक्ट कैश असिस्टेंस भी करते हैं, इवन मेडिकल सप्लाईज भी करते हैं। एज वेल एज प्रोवाइड्स पैसेंजर सर्विसेज फॉर ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स। जितने भी ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स हैं, इनके साथ जो काम करते हैं, उन्हें पैसेंजर सर्विसेज, उधर तक जाने के लिए सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा मेजर फंक्शन है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का। तो न्यूज़ क्या आया था? अफगान फूड क्राइसिस के बारे में इन्होंने क्लियर वार्निंग दिया है। अगर अभी एक्शन नहीं लेंगे तो अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा फूड क्राइसिस होने वाला है, जिसकी वजह से कम टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ अफगानिस्तान, जिनमें बच्चे भी है, उनका डेथ हो सकता है। तो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में आपको ये न्यूज़ काम आएगा। अगला न्यूज़ है सुडान मिलिट्री टेक्स पावर इन कू। देखिए, अफ्रीकन कंट्रीज में से इस तरह की न्यूज़ हमेशा निकल के आता है। मुझे लगता है पिछले 1-2 साल में ये तीसरा या चौथा कंट्री है जहां इस तरह की मिलिट्री कूप हो रहा है। पर देखिए दोस्तों, सूडान में केस कुछ अलग है। थोड़ा सा बैकग्राउंड हम चेक करेंगे। उससे पहले सूडान का मैप देख लीजिए आप। सूडान आपको ये दिख रहा है, सूडान का कैपिटल है खार्तूम। ये रेड सी से बॉर्डर शेयर करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वैसे बॉर्डरिंग कंट्रीज तो बहुत है। नॉर्थ हैंड साइड में इजिप्ट, फिर लीबिया, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान ऑब्वियसली, फिर एथियोपिया के ऊपर एरिट्रिया। इतने सारे कंट्रीज हैं जो इनसे बॉर्डर शेयर करता है। बहुत बड़ा कंट्री है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, ये रेड सी से बॉर्डर शेयर करता है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप देखिए, पूरी बैकग्राउंड हम चेक करेंगे। वैसे दोस्तों, सूडान में करीब 2 साल पहले एक ऑटोक्रेट हुआ करता था, ओमर अल बशीर। उन्हें एक्चुअली आउट किया था उधर के प्रोटेस्टर्स ने। तो बेसिकली जो सिविलियन प्रोटेस्टर्स वगैरह थे, उन्होंने ओमर अल बशीर को, बेसिकली जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट का, उन्हें आउट करके पावर में आया था। अब जो पावर में आए थे ना, दैट वाज ए मिक्सचर ऑफ सिविलियंस एंड मिलिट्री, ठीक है। दोनों मिलकर उधर एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बना के रखा हुआ था। अब जाके क्या हुआ, मतलब जो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम था अब्दुल्ला हमदोक।
ठीक है। तो इन्हें मिलिट्री ने पूरी तरह टोपल कर दिया, अब मिलिट्री ने पूरा पावर ले लिया, ठीक है। तो इसकी वजह से काफ़ी सारा प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है खार्तूम में, और एक सिटी है जिसको खार्तूम की ट्विन सिटी बोलते हैं, ओमदुरमान। तो ये दोनों सिटीज़ में काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, काफ़ी न्यूज़ भी आया था। और इन द आफ्टरनून, हेड ऑफ द मिलिट्री जनरल अब्दुल फताह बुरहान announced on national TV that he was dissolving the government and the sovereign council। उधर की जो पार्लियामेंट है उन्हें सोवरेन काउंसिल बोलते हैं। तो वो एक जॉइंट मिलिट्री एंड सिविलियन बॉडी था, मतलब अल बशीर को आउट करने के बाद, मैंने आपको बोला था ना जॉइंट मिलिट्री एंड सिविलियन गवर्नमेंट था, उन्हें पूरी तरह वो डिसॉल्व किया एंड अब जाके जनरल अब्दुल फताह बुरहान पावर में आ गया, ठीक है। हेड ऑफ द मिलिट्री है वो। पर ये जनरल ने ये भी बोला है The armed forces will continue completing the democratic transition until the handover of country's leadership to a civilian elected government। देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ था ना दोस्तों, ये जो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट है, कई सारे ट्रांजिशनल गवर्नमेंट में कई सारे सिविलियंस भी थे, ये आपस में पॉलिटिक्स खेल रहा था, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो रहा था। तो ये मिलिट्री को अच्छा नहीं लगा। मिलिट्री ने ये बोला आप लोग इस तरह झगड़ के कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इनका फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या था, एक ऑटोक्रेट को बेसिकली जो उमर अल बशीर को आउट करने का मतलब क्या था, एक अच्छा सा एक रिपब्लिक बन जाए, ऐसा एक गवर्नमेंट बन जाए जो लोगों की वेलफेयर देखे एंड सूडान की इकोनॉमी को ऊपर लेके आए। पर ये सब कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए ये मिलिट्री ने इंटरवीन करके ये पूरा सिविलियंस को आउट किया, पूरा मिलिट्री पावर में डाल दिया। पर इन्होंने ये बोला है आपके लिए हम स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे एंड मिलिट्री विल अपॉइंट ए टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट टू लीड द कंट्री टू इलेक्शंस। तो मिलिट्री का ऑब्जेक्टिव वही है जो दूसरे कंट्रीज में होता है, वैसे नहीं है, जैसे म्यांमार में हुआ या और कई सारे कंट्रीज में हुआ था, वैसे नहीं है। उन्होंने बोला जुलाई 2023 तक हम रहेंगे, जब तक हम एक अच्छा इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। तो तब तक उन्होंने क्लियरली बोला है मिलिट्री विल बी इन चार्ज। तो इनका मेजर ऑब्जेक्टिव वही है कि अच्छी तरह एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, इसी के लिए इन्होंने कूप किया करके इन्होंने बोला है, राइट। तो वही है दोस्तों, पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 इंटरनेशनल न्यूज में आपको ये न्यूज काम आएगा। आज का फाइनल न्यूज, ईरान टू होस्ट मीट ऑन अफगानिस्तान। देखिए ईरान एक रीजनल डिस्कशन होस्ट करने वाला है ऑन द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान। आपको शायद याद होगा करीब 1-1.5 महीने पहले रशिया के कैपिटल मॉस्को में एक 10 नेशन मॉस्को डायलॉग हुआ था, जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट किया था। वो डिस्कशन बेसिकली अफगानिस्तान का फ्यूचर को लेके था। तो अब जाके और एक मीटिंग होने वाला है, वो होस्ट कर रहा है ईरान। ईरान की कैपिटल तेहरान में होगा। पर देखिए इसमें कुछ स्पेशलिटी है, क्योंकि इसमें इंडिया को नहीं बुलाया है। वैसे ये जो मीटिंग अटेंड करेगा फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ चाइना, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड रशिया। इनका मेजर एम यह है टू हेल्प अफगानिस्तान फ्रॉम एन इंक्लूसिव गवर्नमेंट विद पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल एथनिक ग्रुप्स। अफगानिस्तान में एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए जिसमें अफगानिस्तान के जितने एथनिक ग्रुप्स है सबका पार्टिसिपेशन हो, इस तरह की एक स्टेबल एंड सिक्योर गवर्नमेंट अफगानिस्तान को फॉर्म करने के लिए ये लोग हेल्प करेगा बेसिकली, ठीक है। तो ईरान होस्ट कर रहा है, तो ईरान की एक इनिशिएटिव आप बोल सकते हो। एंड ईरान स्ट्रांगली बिलीव्स दैट ए स्टेबल, सिक्योर एंड डेवलप्ड अफगानिस्तान विद ए फ्लरिशिंग एंड सस्टेनेबल इकोनॉमी विल एंश्योर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल इट्स नेबर्स, पर्टिकुलरली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। वैसे दोस्तों अगर मतलब ईरान का कहना है, ये किसी और का कहना नहीं है, ईरान ये बोल रहा है, वो ये बिलीव करता है अगर अफगानिस्तान में एक स्टेबल एंड सिक्योर गवर्नमेंट रहेंगे, एक फ्लरिशिंग एंड सस्टेनेबल इकोनॉमी रहेंगे, तो सारी नेबर्स को इससे फायदा होगा, जो नियर फ्यूचर में कभी होने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक तालिबान उधर रहेगा, इस तरह की स्टेबल एंड सिक्योर एंड फ्लरिशिंग ये सब आप एक्सपेक्ट ही मत करो। ये तो ईरान का कहना है, ईरान का और कुछ प्लान होगा। लेकिन आपको अगर आप अफगानिस्तान की हिस्ट्री देखोगे, जब तालिबान टॉपलिंग वगैरह हुआ था, पहले की बात कर रहा हूँ, ये जो नाटो एंड यूएस ट्रूप्स आने से पहले ईरान से भी काफ़ी हेल्प वगैरह इन्हें मिला था। ये सब एक वीडियो में हमने बताया था, आप सर्च कीजिए हर्षित द्विवेदी नाम के साथ अफगानिस्तान हिस्ट्री करके, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये मीटिंग होने वाला है, इसमें इंडिया को नहीं बुलाया है, तो काफ़ी सारे स्पेकुलेशंस आ रहा है कि ईरान क्यों नहीं बुलाया इंडिया को। ईरान को बुलाना चाहिए ना, क्योंकि ईरान होस्ट कर रहा है। तो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना यह है ईरान इज प्रोबेबली एक्सप्रेसिंग इट्स अनहैप्पीनेस। देखिए रिसेंटली एक क्वाड्रिलेटरल मीट हुआ था जिसमें इंडिया, इसराइल, यूएई एंड यूएस अटेंड किया था। अब आपको पता है ईरान का रिलेशन इजराइल, यूएई एंड यूएस के साथ कैसा है, तो ईरान इसमें खुश नहीं था। वैसे ईरान और इंडिया की दोस्ती अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंडिया जब इस तरह की क्वाड्रिलेटरल मीटिंग, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 कंट्रीज का, जब इस तरह एक मीटिंग अटेंड किया तो ईरान अनहैप्पी था। तो इसलिए ईरान इंडिया को नहीं बुलाया करके स्पेकुलेशन आ रहा है। वैसे हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। तो अब ये मीटिंग होगा, मीटिंग होने के बाद कुछ डिटेल्स इंपॉर्टेंट है तो आपको हम बता दिए जाएंगे, ठीक है। पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको ये न्यूज़ काम आएगा। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट।
आई होप आप मुझे फॉलो कर पाए। आप लोगों की वैल्यूबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।